अब हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। भैया हाइजेनबर्ग ने बोला कि तुम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सही बताना जाओगे तो मोमेंटम में गलती करोगे, मोमेंटम सही बताओगे तो पोजीशन में। तुमसे अनसर्टेनिटी होनी है, गलती होनी है, त्रुटि होनी, मिस्टेक होनी है, ये पक्की बात है। तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, हाइजेनबर्ग बता चुका था। तो फिर हमने देखा भैया कि हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, पर चलो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन तो निकालने की कोशिश करें। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी जहाँ मैक्सिमम होती है उसी जगह को बड़े बुजुर्गों ने क्या नाम दिया? ऑर्बिटल। अरे बोलो ना यार। स्पेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, उसे हम कहते हैं ऑर्बिटल। कहो। अभी हमने बोल दिया मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जहाँ उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल, बोलते हैं। अब ऑर्बिटल के बाद में अब हमारे पास बात आती है काहे की भैया? क्वांटम नंबर्स की। तो क्वांटम नंबर्स ये ऐसे चार नंबर्स हैं, जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ऐसे चार नंबर्स जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? दिस इज सेट ऑफ फोर नंबर्स, लिख लीजिएगा। दिस इज सेट ऑफ फोर नंबर्स, दिस इज सेट ऑफ फोर नंबर्स which give us maximum information about electron. It is set of four numbers which give us maximum information about electron. It is set of four numbers which give us maximum information about electron. ये वो चार नंबर्स हैं जो हमें इलेक्ट्रॉन की कौन सी इंफॉर्मेशन देते हैं? मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। बोलो। It is set of four numbers which give us maximum information about an electron. बहुत अच्छी बात है भैया। अब ये चार तरह के हैं, जिसमें सबसे पहला हम जो देख रहे हैं इसमें पहला हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज इट मीन? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बताता है इलेक्ट्रॉन, एवरी क्वांटम नंबर विल गिव यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। हर कोई क्वांटम नंबर तुम्हें क्या देगा? इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा। बोलो। तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट या फिर शेल में। दिस क्वांटम नंबर गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट या शेल में है। ठीक है, बोलिए। जैसे अगर आपके पास में n = 1 है तो इसका मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? फर्स्ट ऑर्बिट में। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फोर नंबर्स एंड ईच एंड एवरी नंबर would be represented by certain alphabet. Understood? Here principal quantum number is denoted by n. It gives me the information about कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। यानी कि जैसे n = 1 तो फर्स्ट ऑर्बिट में है। फर्स्ट ऑर्बिट में जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं हम लोग? k शेल। n = 2 तो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है? सेकेंड ऑर्बिट में है, यानी कौन सा? l शेल। अगर n = 3 है थर्ड ऑर्बिट, तो वो कौन सा शेल? n = 4 तो फोर्थ ऑर्बिट, यानी कौन सा? n शेल। ब्ला 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 ब्ला। बोलिए। तो हर क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताएगा? कौन से ऑर्बिट में है, मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बताएगा। समझ में आ रही बात? तो ये क्वांटम नंबर मुझे बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। बोलो। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बता रहा है? इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। बोलो। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तुम्हें एक और बात मालूम पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है।
क्या मालूम पड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन की? कैसे? एनर्जी कैसे मालूम पड़ेगी? हमें मालूम है nth ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होती है? होती है या नहीं होती है? nth ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एम आई करेक्ट? nth ऑर्बिट में एनर्जी होती है -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर तुम्हारे को n मालूम पड़ जाए तो क्या तुम्हें एनर्जी नहीं मालूम पड़ जाएगी? सो ये क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है? एनर्जी। ये क्वांटम नंबर तुम्हें बता रहा है कौन से ऑर्बिट में है और साथ ही में उसकी एनर्जी कितनी है। बोलो। और एनर्जी मालूम पड़ रही है और साथ ही में इसी क्वांटम नंबर की मदद से हमें ऑर्बिट की रेडियस भी मालूम पड़ जाती है। ऑर्बिट की रेडियस क्या होती है? सो इफ़ यू नो n, अगर तुम्हें n मालूम पड़ जाए तो तुम्हें एनर्जी मालूम पड़ेगी या नहीं? अगर तुम्हें n मालूम पड़ जाए तो तुम्हें रेडियस मालूम पड़ेगी कि नहीं? अरे अगर तुम्हारे को n पता है तो तुम्हें एनर्जी मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? अगर तुम्हें n मालूम पड़ा तो तुम्हें रेडियस मालूम पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ये क्वांटम नंबर तुम्हें एनर्जी बता रहा है और साथ में क्या बता रहा है? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन की दूरी। बोलो। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी। एक्चुअली तुम देखोगे अभी क्वांटम नंबर का जो कॉन्सेप्ट है मैं अपनी एक अलग अप्रोच से सिखाता हूँ हमेशा। तुम यूँ समझो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मोटर बाइक है, मोटरसाइकिल है। इलेक्ट्रॉन क्या है? एक मोटरसाइकिल। और जो ऑर्बिट है वो एक हाईवे है, 4 लेन का हाईवे, 4 लेन की सड़क है। ठीक है? तो ये हाईवे, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है वो ये भी हो सकती थी, 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 वो ये भी हो सकती थी। बोलो हो सकती थी कि नहीं? भाई इस ऑर्बिट में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं घूम रहा है। हो सकता है वो यहाँ घूम रहा 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 हो। तो ये क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट की रेडियस कितनी है। यूँ कहा जाए कि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितनी है। इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दिस क्वांटम नंबर gives us information about this quantum number gives us information about this quantum number gives us information about क्या? दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो तो पहले लिख लिया था तुमने, क्या? ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया। दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, and average distance of electron from nucleus. Average distance of electron from nucleus. Average distance of electron from nucleus. लिख लो, जो कुछ लिखा है बोर्ड पे जो बना है वो बना लो। तो इससे तुम्हें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मालूम पड़ गई, इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस मालूम पड़ गई। बोलो। ठीक है? हर क्वांटम नंबर तुम्हें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देने वाला है, जैसा मैंने कहा आपको। ठीक? और एक बात जो तुम पहले से संभवतः जानते हो कि किसी भी ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, जानते हो क्या आप? हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिट? 2n²। इसे 2n² रूल बोलते हैं। पढ़ा होगा तुम लोगों ने 10th क्लास तक। किसी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट किए जा सकते हैं? दैट यू मस्ट बी नोइंग। मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एनी ऑर्बिट।
maximum 2n square electrons can be accommodated in any orbit. Maximum 2n square electrons can be accommodated in any orbit. किसी भी ऑर्बिट में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हो? मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in any orbit. Understood? Maximum 2n square electrons can be accommodated in any orbit. Is it okay to all of you? Like here, you see. यहाँ देखो, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में कितने होंगे? 2n स्क्वायर रूल से 2 into 1 का स्क्वायर. फर्स्ट ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स. सेकेंड ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट. थर्ड ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट. फोर्थ ऑर्बिट कैन हैव एट मोस्ट. फर्स्ट ऑर्बिट में कितने? 2, सेकंड में 8, थर्ड में 18 और चौथे में 32. बोलिए. पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32. समझ में आया? ये कौन सा क्वांटम नंबर था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सुनो, अभी दूसरा क्वांटम नंबर जो हमारे समक्ष आ रहा है वो आ रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? एल से. एजीमुथल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एल. इसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे. और पिछला क्वांटम नंबर जो बताता था कौन सा ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, ये क्वांटम नंबर जो है ना वो तुम्हें बताएगा इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में है. सब ऑर्बिट या फिर क्या? सब शेल में है. प्रीवियस क्वांटम नंबर वाज गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑर्बिट. ये क्वांटम नंबर क्या बताएगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में. ठीक है? ठीक. जैसे यदि इलेक्ट्रॉन L इक्वल्स टू 0, अगर L इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन S सब शेल में है. कौन से सब शेल में है? यदि L इक्वल्स टू 1 है तो वो कौन से में है? यदि L इक्वल्स टू 2 है D सब शेल, और L इक्वल्स टू 3 है F सब शेल. बोलो, इससे आगे भी आ सकता है हालांकि, बट इसकी जरूरत अभी तक पड़ी नहीं है. अभी ऐसा कोई एलिमेंट मिला नहीं है जिसमें ये आया हो. ठीक है? L इक्वल्स टू 6 तो कौन सा? I सब शेल. समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो है ये क्वांटम नंबर तो बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, सब ऑर्बिट में है. पिछला क्वांटम नंबर तो बताया था इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है. ये क्वांटम नंबर क्या बताएगा तुम्हें? इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है, सब ऑर्बिट में है. अंडरस्टूड? इस क्वांटम नंबर ने तुम्हें ये बताना है. जैसे तुमने बोला अभी कि अपन यूँ समझो कि यहाँ क्या है, जो ऑर्बिट है हम यूँ समझे कि वो एक हाईवे है, 4 लेन का हाईवे. एक लेन जैसे ये हो गई मान लो, एक लेन ये हो गई, एक लेन ये हो गई. ये हाईवे है, 4 लेन में डिवाइड कर दिया अपन ने इसको. तो ऑर्बिट को अपन ने क्या कर दिया? सब शेल में, सब ऑर्बिट में डिवाइड कर दिया. ऑर्बिट वी हैव डिवाइडेड इनटू सब ऑर्बिट्स. बोलो, ऑर्बिट को हमने सब ऑर्बिट में डिवाइड किया, सब शेल में डिवाइड कर दिया. SPDF इस तरह से कहो. अच्छा, तुमने क्या देखा? किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2n स्क्वायर. ऐसे ही किसी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड इन एनी सब ऑर्बिट. तो किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम संख्या हो सकती है 2 into 2l + 1. किसी भी सब ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड विथ ऑर्बिट में होता है 2n स्क्वायर, और सब ऑर्बिट में कितने होते हैं? लिख लो. मैक्सिमम 2 into 2l + 1 इलेक्ट्रॉन्स. मैक्सिमम 2 into 2l + 1 electrons can be accommodated in any suborbit.
मैक्सिमम 2 into 2l plus 1 electrons can be accommodated in any suborbit. किसी भी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 into 2l plus 1. बोलो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें कितने आएंगे? यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 2 into 2l plus 1. कितने आए ये? 2 आए कि नहीं आए? अरे 2 into 0 plus 1 यानी कितना है? हाउ मैनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यू कैन अकोमोडेट इन एस सब ऑर्बिट? बोलो। एस सब ऑर्बिट में तुम अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो? बाकी में निकालो, ऐसे ही बाकी में निकालो। कर लिया भैया? इसमें कितने आए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए? बोलो। कर लिया है ना ये? अच्छा, किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? किसी भी ऑर्बिट में क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? NH/2π. किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? और किसी भी ये होता है किसमें? दिस इज इन एन ऑर्बिट, ये ऑर्बिट में। अब किसी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालना हो, कौन से ऑर्बिट में? किसी भी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? लिख लो, लिख लो भैया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब ऑर्बिट। किसी सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? कर लिया? डिटरमिन हाँ, एक सवाल लिखिए। डिटरमिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s सब ऑर्बिट। डिटरमिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s सब ऑर्बिट। डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3s सब ऑर्बिट। तो 3s सब ऑर्बिट में क्या होगा? s की वैल्यू कितनी? s में l की वैल्यू कितनी? 0। s है ना? अरे s के लिए तुमने l क्या देखा अभी? s के लिए l की वैल्यू कितनी है? सुनाई नहीं दिया मुझको। ठीक, कर लिया? 3s सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अंडरस्टूड? फर्स्ट ऑर्बिट में क्या, सेकंड ऑर्बिट में होता है NH/2π, और ऑर्बिट में होता है NH/2π, और सब ऑर्बिट में क्या होता है? चलो आगे सुनो। नाउ लिसन, L जो होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 से लेकर 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? n-1 तक। एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर कहाँ तक? n-1 तक। पहले लिख लो इस बात को, फिर मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। वैल्यू ऑफ L
is from 0 to n minus 1. Value of L, azimuthal quantum number, is from 0, 1, 2, 3 up to n minus 1. एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक होती है? n माइनस 1 तक. एग्री हो? जैसे देखो, समझ गए? जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट है, गौर करना, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 1 माइनस 1, यानी कितनी? 0. बोलो, नहीं आ समझ में? गौर करना, पहले समझो. अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, या फिर इसको चलो, एल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 से लेकर कहाँ तक? ये लिखा तुमने? लिख लिया है ये? चलो मैं समझाता हूँ यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है. यहाँ मैं लेता हूँ ऑर्बिट, यहाँ मैं लेता हूँ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ मैं लेता हूँ l, l की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक जाएगी? ठीक है. फिर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स या सब ऑर्बिट. और यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ सब ऑर्बिट. ठीक है. अभी जैसे तुमने देखा कौन सा ऑर्बिट? के शेल. कौन सा है ये? के शेल. तो के शेल के लिए n की वैल्यू कितनी? तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 1 माइनस 1, यानी कितना? 0. और 0 कौन सा होता है? s होता है. तो चूंकि ये फर्स्ट ऑर्बिट का है इसलिए इसको लिख दिया 1s. जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिमाग को, आँखों को, मस्तिष्क को पूरी तरह से यहीं गड़ा लेना. के शेल के लिए n की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर 1 माइनस 1, यानी कहाँ तक? 0 से लेकर 1 माइनस 1 यानी कहाँ तक? कितने सब ऑर्बिट आए? एक आया भाई. s आया. s मतलब क्या? l 0 मतलब क्या? s. और चूंकि फर्स्ट ऑर्बिट में इसलिए. और कितने सब ऑर्बिट है? अरे बोलिए. उसके बाद में के शेल के बाद में क्या? अगला एल शेल. एल शेल के लिए n की वैल्यू कितनी? l की वैल्यू क्या होगी? 0 से लेकर कहाँ तक? यानी कितना? 0 और 1. अब 0 का मतलब क्या? 0 मतलब क्या? और 1 मतलब क्या? भाई l की वैल्यू 0 मतलब s, l की वैल्यू 1 मतलब p. कहो कितने सब ऑर्बिट आए? कहिए. उसके बाद में m शेल. m शेल में n की वैल्यू कितनी? 3. तो l क्या होगा? 0 से लेकर 3 माइनस 1, यानी कितना? 0, 1 और 2. 0 मतलब क्या? 1 मतलब क्या? बोलो. 3s, 3p और कितना सब ऑर्बिट आए? कहिए.
n शेल कितना क्या होगा, यानी कितना, बोलो कितना आया, कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। 0 मतलब s, चूंकि फोर्थ ऑर्बिट का इसलिए 4s। 1 मतलब p, चूंकि फोर्थ ऑर्बिट का इसलिए 4p। 2 मतलब d, चूंकि फोर्थ ऑर्बिट का इसलिए 4d। बोलो ना कितने सब ऑर्बिट आए, कितने, 4 आए। अंडरस्टूड, करिए। तुम देख सकते हो किसी भी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आए, फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब ऑर्बिट आए, सेकंड ऑर्बिट में 2s और 2p 2 आए, थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p 3d 3 आए, चौथे में। तो इससे क्या कंक्लूड हुआ, जो ऑर्बिट है उसमें उतना ही सब ऑर्बिट्स हैं। पहले ऑर्बिट में एक ही है, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, फोर्थ ऑर्बिट में, तो nth ऑर्बिट में कितने हैं, बोलो। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स इन nth ऑर्बिट इज n। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट्स number of suborbits in nth orbit is n. Number of suborbits in nth orbit is n. Number of suborbits in nth orbit कितना है, n है। बोलो अंडरस्टूड। फर्स्ट ऑर्बिट में 1 है, सेकंड ऑर्बिट में 2 है, थर्ड ऑर्बिट में 3 है, फोर्थ ऑर्बिट में 4 है, एंड इसी तरह से। ठीक, बोलिए। और किसी भी सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तुम देख चुके हो पहले, 2 × 12 + 1। हाँ जी, तो ईच क्वांटम नंबर गिव्स यू सर्टेन इन्फॉर्मेशन। तो ये क्वांटम नंबर तुम्हें बता रहा है इलेक्ट्रॉन कौन से सब ऑर्बिट में बता रहा है। तीसरा क्वांटम नंबर हम लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम काहे से रिप्रेजेंट करते हैं भैया, m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वांटम नंबर है ये तुम्हें बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। ये क्वांटम नंबर तुम्हें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है। समझ गए। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखे जा सकते हैं। जैसे ऑर्बिट में कितने रखे जा सकते हैं, सब ऑर्बिट में 2 × 12 + 1, और ऑर्बिटल में रखे जा सकते हैं, लिख लो, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in any orbital. मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated in any orbital। ठीक है। ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2। समझे। अब m की जो वैल्यू है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, m की वैल्यू -L से 0 को इंक्लूड करते हुए कहाँ तक होती है, +L तक। बोलो, m की वैल्यू -L से लेकर तो कहाँ तक होती है, इंक्लूडिंग क्या, लिखो
वैल्यू ऑफ m is from minus L to plus L including 0. Value of L value of m is from minus L to plus L including 0. Value of m is from minus L to plus L. क्या करते हुए? ठीक है, बोलिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, और m की वैल्यू माइनस L से लेकर प्लस L तक किसको शामिल करते हुए? 0 को शामिल करते हुए होती है। बोलो, क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है सर? ठीक, और ये तो हमने देख लिया। किसी भी सब ऑर्बिट में, किसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, किसी भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 2l + 1। किसी भी सब ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 2l + 1। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसमें? लिख लो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी सब ऑर्बिट आर 2l + 1। number of orbitals in any suborbit are 2l + 1। बोलिए, ये है ना भैया? जैसे मैं यहाँ पर तुम्हें समझाता हूँ, देखना, यहाँ पर मैं फिर से एक टेबल बनाने जा रहा हूँ। यहाँ सब ऑर्बिट, यहाँ एजीमुथल क्वांटम नंबर, m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? -L से +L इंक्लूडिंग सब ऑर्बिट। ये m की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक। और कौन से ऑर्बिटल्स होंगे? और यहाँ क्या? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। पहला कौन सा? s सब ऑर्बिट। s सब ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू कितनी? s सब ऑर्बिट के लिए l की वैल्यू कितनी? l की वैल्यू 0। तो m की वैल्यू कितनी होगी? m की वैल्यू भी कितनी होगी? क्यों 0? क्योंकि -0 से +0 इंक्लूडिंग 0, -0 से +0 इंक्लूडिंग। ऑर्बिटल कौन सा आएगा? s में कौन सा ऑर्बिटल आएगा? s ही आएगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की संख्या तुमने कितनी लिखी थी अभी? 2l + 1 लिखी थी या नहीं लिखी थी? सुनाई नहीं दिया मुझको? तो 2 × 0 + 1 यानी कितने ऑर्बिटल आए? एक ही आया। s में केवल s ही आया। s में क्या आया? अभी तुम समझते जाओगे, जैसे जैसे तुम अभी और आगे के पढ़ोगे एग्जाम्पल्स, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। अभी बात करता हूं मैं p की। p के लिए l की वैल्यू कितनी? तो m की वैल्यू क्या होगी? -1 0 और क्या? कितने ऑर्बिटल्स आएंगे इसमें आएगा एक px, एक कौन आएगा?
कितने आए ऑर्बिटल्स? 2 × 1 + 1 कितने आ गए? सुनाई नहीं दिया मुझको, समझ रहे हैं? उसके बाद में आती है बात डी की। तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी, क्या आएगा? कौन कौन से आए? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या कितने आए? एल की वैल्यू 2 पुट करी। अरे कहिए, ठीक है। फिर एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी, एम की वैल्यू क्या होगी? सात आएंगे यहाँ पर, सात आएंगे। कौन कौन से? कितने आए? 7 आए भैया, करो। एस सब ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू कितनी? एस सब ऑर्बिट के लिए एल की वैल्यू कितनी? 0। एम की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाया करती है? माइनस एल से प्लस एल तक इंक्लूडिंग 0। तो -0 से +0 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। अब इसमें कौन सा ऑर्बिटल आया? कितने ऑर्बिटल आए इसमें? 2 × 0 + 1 यानी कितने आए? बोलो। पी के लिए एल की वैल्यू कितनी? तो एम की वैल्यू कितनी? -1 से +1 इंक्लूडिंग 0। कौन कौन से आए? आए कितने ऑर्बिटल आए वहाँ? आप चाहो तो यहाँ से काउंट कर लो, 3 आ रहे हैं। चाहो तो फार्मूला लगा दो 2 × l + 1। बोलो। फिर ये डी के लिए एल की वैल्यू कितनी? तो एम की वैल्यू क्या होगी? -2 से +2 तक इंक्लूडिंग 0। कौन कौन से आए? चाहो तो फार्मूला लगाओ 2 × 2 + 1 5, या इनको काउंट करो तो भी 5। बोलो। इधर एफ के लिए एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू क्या होगी? -3 से +3 इंक्लूडिंग 0। ये आ रहे हैं, चाहो तो काउंट कर लो या फार्मूला लगा लो। बोलो। ये आ गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ क्या बात हमको समझ में आ रही है? यदि मैं ये देखूँ तो पी एक्स के लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? पी एक्स के लिए कितनी होगी? पी वाई के लिए और पी जेड के लिए? बोलो होगी या नहीं होगी? पी एक्स के लिए होगी -1, पी वाई के लिए होगी 0 और पी जेड के लिए क्या होगी? +1। एम आई करेक्ट? भाई पी एक्स के लिए एम की वैल्यू -1 है, पी वाई के लिए 0 है और पी जेड के लिए +1 है। अंडरस्टूड? ऐसे ही यहाँ पर डी एक्स वाई के लिए एम की वैल्यू कितनी? डी एक्स वाई के लिए एम की वैल्यू कितनी? डी वाई जेड के लिए, डी जेड एक्स के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए और डी जेड स्क्वायर के लिए। इज इट? अरे बोलिए। ऐसा सब लोग कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा टीचर्स पढ़ाते हैं और नहीं पढ़ाते तो हम बिना पढ़े ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमेशा आप कोई भी पुस्तक पढ़ो, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, हमेशा सीक्वेंस रटी रटाई है, पी एक्स पी वाई पी जेड, -1 0 +1। तो उसका कहीं ना कहीं हमारा खुद का इंट्यूशन ये बोलता है कि अरे यार पी एक्स के लिए -1 होगा, पी वाई के लिए 0, पी जेड के लिए +1। बोलो। ऐसा हमारा खुद का इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि ऐसा कुछ होगा,
ऐसे यहाँ पर हम जब इनको पाँचों को इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं और इन पाँचों को इसी सीक्वेंस में, तो कहीं ना कहीं हमारा इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि डी एक्स वाई के लिए -2 होगा, डी वाई जेड के लिए ये, डी जेड एक्स के लिए ये, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए और डी जेड स्क्वायर के लिए। हमारा इंट्यूशन ऐसा डेवलप हो जाता है, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, समझे? ये हमें ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ होगा, हमें लगता है ऐसा कुछ होगा भैया, लेकिन ऐसा नहीं, समझे? क्या है इसका, बल्कि वो समझना। एक्चुअली में एक स्टैंडर्ड नोटेशन ये है कि हमने जो जेड एक्सिस होती है, जेड एक्सिस, उसको हमने पैरेंटल या फिर मेन एक्सिस माना है। जेड एक्सिस को हमने पैरेंटल या फिर कौन सी एक्सिस माना है? मेन एक्सिस। जो जेड एक्सिस होती है उसको पैरेंटल या फिर मेन एक्सिस माना गया है, समझ रहे हैं? और जेड एक्सिस के लिए खूब माना गया है, तो इसके लिए क्या होगा, जैसे पी जेड है तो पी जेड, इसके लिए एम की वैल्यू लिखी जाएगी 0, ये श्योर है। पी जेड के लिए क्या लिखी जाएगी? 0। पी जेड के लिए लिखी जाएगी 0, ना कि ऐसा कि साहब पी एक्स के लिए -1, पी वाई के लिए 0, पी जेड के लिए +1, नहीं। हमने जेड एक्सिस को पैरेंटल या फिर मेन एक्सिस माना है, ठीक है? तो पी जेड के लिए एम की वैल्यू होगी 0, और जो पी एक्स है और जो पी वाई है, इन दोनों के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? +-1। इन दोनों के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? +-1, ठीक है? पी एक्स और पी वाई, इन दोनों के लिए एम की वैल्यू क्या होगी? अब +-1 मतलब क्या, किसके लिए +1 और किसके लिए -1? तो इन दोनों में से किसी के लिए भी आप +1 ले सकते हो। अगर आपने पी एक्स के लिए +1 लिया तो ऑटोमेटिकली पी वाई के लिए क्या हो जाएगा? और ऐसे ही यदि आपने क्या कर दिया, पी वाई के लिए आपने -1 लिखा तो पी एक्स के लिए क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ले सकते हो, बस ये है कि एक के लिए जो वैल्यू ली दूसरे के लिए वो वैल्यू नहीं लोगे, दूसरे के लिए दूसरी वैल्यू लोगे। बोलो, अगर पी एक्स के लिए तुमने क्या लिया? +1, तो पी वाई के लिए क्या लोगे? और अगर पी एक्स के लिए तुमने -1 लिया, पी वाई के लिए +1। ये नहीं कर सकते कि दोनों के लिए +1 कर दो, दोनों के लिए -1। बोलो, एक के लिए +1 लिया तो दूसरे के लिए तुम्हें क्या लोगे? इसी तरीके से यदि मैं बात करता हूँ डी एक्स वाई की, यदि मैं बात करता हूँ डी वाई जेड की, यदि मैं बात करता हूँ डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इनके लिए बात करता हूँ, तो आपने देखा इनके लिए सबके लिए वैल्यू क्या होती है? -2, -1, 0, +1 और +2। बोलो, होती है या नहीं? -2, -1, 0, +1 और, तो अब इसमें क्या होता है? इसके लिए यहाँ पर ध्यान देना, चूंकि मैंने बोला जेड एक्सिस को तुमने पैरेंटल एक्सिस लिया, इसलिए जो डी जेड स्क्वायर होगा उसके लिए एम की वैल्यू कितनी लोगे? ये पैरेंटल एक्सिस है तो इसके लिए एम की वैल्यू कितनी लोगे? 0 लोगे। इसके लिए एम की वैल्यू क्या लोगे? 0। और फिर डी वाई जेड और डी जेड एक्स, डी वाई जेड और इन दोनों के लिए एम की वैल्यू क्या लोगे? +-1। एक के लिए +1 तो दूसरे के लिए क्या? मान लो इसके लिए +1 लिया तो इसके लिए -1, और इसके लिए +1, बोलो, एक के लिए +1 तो दूसरे के लिए -1 होगा। अगर इसके लिए +1 तो इसके लिए -1, इसके लिए +1 तो इसके लिए -1। कहो, ऐसे ही यदि तुमने यहाँ पर इनके बारे में बात करूँ, डी एक्स वाई और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनके लिए एम की वैल्यू कितनी होगी? +-2। इसके लिए +2 तो इसके लिए -2, और इसके लिए +2 तो इसके लिए -2। रिपीट नहीं करना, रिपीट नहीं करना। इसके लिए 0, तो इन दोनों में से किसी भी एक के लिए +1 ले लो, दूसरे के लिए क्या ले लोगे? माइनस। इसके लिए +1 तो इसके लिए -1, और इसके लिए -1 तो इसके लिए +1। दोनों के लिए +1, दोनों के लिए -1, समझ रहे हो? ठीक है। और यहाँ एक के लिए +2, एक के लिए -2, इसके लिए +2 तो इसके लिए -2, और इसके लिए -2 तो इसके लिए +2। रिपीट करिए।
कर चुके? कर लिया भैया? किसके लिए क्या है, क्लियर है भाई? इसके लिए 0 है, तो इन दोनों में से एक के लिए +1 और एक के लिए क्या, इन दोनों में से एक के लिए 0 है, इसके लिए 0 है। अब इन दोनों में से किसी के लिए +1 किसी के लिए -1 ले सकते हो, ऐसे ही है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसने तुम्हें बताया इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है। एजीमुथल ने बताया इलेक्ट्रॉन कौन से मैग्नेटिक सब ऑर्बिट में है। बोलो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में एक और चीज़ देख लो, अभी आगे चल के इस बारे में और पढ़ लेंगे हम लोग। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। जी अब अगला क्वांटम नंबर हमारे पास में कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। देखो यूँ समझो आप कि आपको ये मालूम पड़ गया कि आपकी मोटर बाइक कौन से हाईवे पे है, जो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। आपकी मोटरसाइकिल कौन से हाईवे पे है वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बता दिया। फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर ने बता दिया कि उस हाईवे की कौन सी लेन पर है। फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको, अब एक्चुअली एक लेन पर भी 2-3 बाइक चल सकती हैं कि नहीं चल सकती हैं भाई? हाईवे तो खूब चौड़ा है, चार लेन का हाईवे है। हाईवे मालूम पड़ गया। हाईवे के बाद क्या मालूम पड़ गई तुमको, कौन सी लेन है। लेन के बाद तुम्हें क्या मालूम पड़े, लेन को भी अपन अलग अलग रोज में डिवाइड कर दे, पंक्तियों में। मान लो 4 बाइक चल सकती है उसके ऊपर, तो मालूम पड़ गया तुम्हें कौन से रो पर है। तो तुम्हें पहला मालूम पड़ गया कौन सा हाईवे है, यानी ऑर्बिट, जो प्रिंसिपल ने बताया। फिर उसके बाद तुम्हें मालूम पड़ गया उसकी कौन सी लेन पर है, यानी सब ऑर्बिट, जो एजीमुथल ने बताया से। उसके बाद कौन, ऑर्बिटल, जो किसने बताया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने। मतलब कौन सी रो पर है मेरी मोटरसाइकिल। अब मुझे ये मालूम करना है कि मेरी मोटरसाइकिल जा कहाँ रही है, देवास से इंदौर या इंदौर से देवास, वो मुझे मालूम करना है। समझ रहे मेरी बात को? तो अब मुझे ये मालूम करना है कि मेरी मोटरसाइकिल किधर से किधर जा रही है। तो अब हम बात करेंगे स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में। एक्चुअली में जरा समझना कि ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके चारों ओर घूमता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों ओर घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। तो जब ये ऐसे घूमता है तो ऐसा नहीं कि केवल ऐसे घूम रहा है, ये इसके अराउंड घूमने के साथ साथ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, स्पिन करता है। जैसे एक बॉल को स्पिन करा रहा हूँ मैं, तो बॉल आगे तो बढ़ ही रही है, लेकिन साथ साथ में बॉल क्या कर रही है, टर्न भी ले रही है। जैसे अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, 365 दिन में पूरा चक्कर काट लेती है, लेकिन 24 घंटे में खुद की एक्सिस के अबाउट भी घूमती है वो। बोलो 365 दिन में वो सन के अराउंड घूमता है, तो 24 घंटे में वो खुद के एक्सिस के अबाउट भी तो स्पिन करता है कि नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, तो वो साथ साथ अपनी खुद की एक्सिस के अबाउट भी स्पिन करता है, जैसे बॉल को स्पिन कराया जा रहा है। और उसके स्पिन करने के 2 तरीके होते हैं। बॉल के स्पिन करने के 2 तरीके होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि वो कैसे घूमे, क्लॉकवाइज। दूसरा तरीका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में या उसके अपोजिट। तो या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर क्या, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो उसकी जो स्पिनिंग है वो 2 तरह की होगी, या तो कैसी होगी या फिर क्या होगी, 2 तरह की होगी। तो ये जो क्वांटम नंबर है ये तुम्हें ये बताने जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग कैसी है। बोलो, दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, दिस क्वांटम नंबर गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट
This quantum number gives us information about spinning of electron. This quantum number gives us information about spinning of electron. अब स्पिनिंग क्या होगी? स्पिनिंग कैसी होगी? या फिर इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर कितने तरह का होता है? दो ही तरह का. स्पिन क्वांटम नंबर इज ऑफ टू टाइप्स. लिख लेना, जिसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इट इज ऑफ टू टाइप्स. कितना? दो तरह का होता है. ठीक है. अब वो दो कैसे होंगे? इतना भी तुम दिमाग लगाओ, वो जो दो होंगे वो दोनों अपोजिट होंगे. एक यस है तो दूसरा नो, एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स, एक ब्लैक है तो दूसरा वाइट, एक डे है तो दूसरा नाइट. ऐसे ही कुछ होगा. एंटोनिम्स होंगे दोनों एक दूसरे के. विलोमार्थी शब्द जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही कुछ होंगे वो. क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट हैं भाई. या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है. तो इन दोनों में से कुछ होगा कि नहीं होगा? तो दो तरह का होगा. यस नो ट्रू फॉल्स ब्लैक वाइट वगैरह वगैरह. ठीक है भैया. अब दो ऐसे रखने हैं मुझे जो अपोजिट हों. तो इनको क्या नाम दिए गए? स्पिन क्वांटम नंबर दिए गए. क्या क्या भैया? एक प्लस हाफ और एक क्या? ऐसा क्यों दिया? प्लस हाफ और माइनस हाफ क्यों दिया? प्लस हाफ और माइनस हाफ क्यों नाम दिया? भाई दोनों अपोजिट देने, दोनों क्या देने. और इससे पहले के जितने भी तुमने क्वांटम नंबर देखे, तुम देखो हर किसी में एक एक का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, ये क्या आया यहाँ पर. इन दोनों में एक का डिफरेंस, फिर एक का, फिर एक का. सारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हर दो के बीच का डिफरेंस कितने का है? एक का है. बोलो है या नहीं है? एच ई बुथल में आओ तो हर दो के बीच में कितने का है? एक एक का है. बोलो है या नहीं है? नहीं आ समझ में? ठीक है. इसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में आओ तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? कितने का आ रहा है? एक एक का आ रहा है. ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कितने का डिफरेंस आया? एक एक का आया कि नहीं आया? तो इसी तरह से क्या सोचा भैया हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि ऐसे दो हैं जिनको अपोजिट देना है. तो अपोजिट में मैं +1 और -1 भी बोल सकता था, +2 और -2 भी बोल सकता था. लेकिन मैंने देखा इससे पहले के जो तीनों क्वांटम नंबर है उनमें हर दो कॉन्सेक्यूटिव के बीच का डिफरेंस 1 है. तो फिर ऐसा कुछ दिमाग चला कि यार अपने को डिफरेंस 1 रखना है और अपोजिट भी रखना है. डिफरेंस क्या रखना है और अपोजिट भी रखना है. तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि डिफरेंस 1 भी रखूँ और अपोजिट भी रखूँ? तो एक को क्या नाम दे दो और दूसरे को क्या नाम दे दो. तो स्पिन क्वांटम नंबर कितने तरह का होता है? एक कौन सा और दूसरा कौन सा? प्लस हाफ और माइनस हाफ. बोलो समझ में आई बात? तो प्लस हाफ और माइनस हाफ देने के पीछे कहानी क्या है, समझ में आई या नहीं आई भैया? अपोजिट भी देना था और डिफरेंस 1 हो जाए ऐसा भी, वरना +2 -2 भी दिया जा सकता था, देना अपोजिट था. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, प्लस हाफ के लिए का मतलब क्या होगा? अगर क्लॉकवाइज है तो उसके लिए क्या होगा? प्लस हाफ. प्लस हाफ वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऐसा लिखा जाता है. इलेक्ट्रॉन को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है. अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना सीखेंगे कल, तब हम देखेंगे उस समय. बोलो. तो ये क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या? माइनस हाफ. और माइनस हाफ तो ऐसा लिखेंगे. प्लस हाफ मतलब ऐसा और माइनस हाफ मतलब ऐसा. कहिए क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? प्लस हाफ. और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा? ऐसा लोग समझते हैं. जनरली ऐसे ही पढ़ाया जाता है कि क्लॉकवाइज का मतलब प्लस हाफ है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब माइनस हाफ है. नहीं, ऐसा नहीं है. इन दोनों का कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं है. ऐसा कोई मतलब नहीं है. मसला ये है, ओए समझ लो, मसला ये है कि इन दोनों को अपोजिट देना है. एक को प्लस हाफ दो तो दूसरे को माइनस हाफ देना. पर यह अर्थ कतई नहीं है कि आप क्लॉकवाइज वाले को प्लस हाफ दो और एंटी क्लॉकवाइज वाले को माइनस हाफ. आपकी मर्जी आए, आप इसको प्लस हाफ दे दो, आपको कोई नहीं रोक रहा. मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है,
पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा ही लिखते हो तो वो गलत है। अगर तुम्हें ये लगता है कि यही होता है तो वो गलत है। ये गलत नहीं है, ये सही है। आप क्लॉकवाइज के लिए +½ लिखो, मनाही नहीं है। आप एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिखो, मनाही नहीं है। पर अगर आप इसका मतलब ये समझो कि क्लॉकवाइज का मतलब +½ ही होता है तो नहीं, आप क्लॉकवाइज के लिए +½ लिखिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिखिए, और इसका उलट भी कर देते हैं कि क्लॉकवाइज के लिए -½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए +½ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, तो +½ -½ कुछ भी लिख सकते हो। बस ये है कि आपने क्लॉकवाइज के लिए +½ लिखा तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ लिखोगे, क्लॉकवाइज के लिए -½ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या, +½ आप इसको इस तरह समझिए कि किसी इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ से देख रहा हूँ। गौर करना, जरा दिमाग लगाओ, ऐसी कोई चीज़ें होती है देखो, लॉजिकली सोचोगे, अपना जितना ज़्यादा एप्टीट्यूड डेवलप करोगे। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ कि जो तुम सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इन सब्जेक्ट से तुम्हारी बिल्कुल भयंकर वाली मोहब्बत होना चाहिए। तो तुम इसके बारे में सोचोगे, तुम और कुछ सोचोगे ही नहीं, और अभी तुम्हारे पास में इसके अलावा सोचने का समय भी नहीं है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, सिर्फ इससे ही तुमको प्यार रखना है बेटा, बहुत काम आएगा ये। एक बार तुम तुम्हारे मन माफिक मुकाम पर पहुंच जाओ, उसके बाद में तुम स्वतंत्र आज़ाद पंछी हो। मैं तो तुम्हें बोलने नहीं आने वाला हूँ कि बेटा ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। आ रही बात समझ में कि नहीं। पर करियर बनाना प्राइमरीली, प्रेफरेंशियली एसेंशियल है। और लिटरली बोल रहा हूँ, पढ़ाई करके करियर बनाना सबसे आसान है। अगर तुम स्पोर्ट्स करके करियर बनाने की सोचते हो तो बहुत डिफिकल्ट है वो, बहुत डिफिकल्ट है वो। इतनी ज़्यादा जिसमें बोलते हैं पार्शियलिटी होती है, इतना कंपटीशन है, बहुत सारी चीज़ें। यहाँ रिलेटिवली, फिर भी रिलेटिवली बहुत आसान काम है। मैं वापस से यहाँ आ रहा हूँ, जरा इसको यूँ समझो कि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो मुझे क्लॉकवाइज दिखाई दिया, मेरा दोस्त गया पीछे, प्रियवंश इसको पीछे से देख रहा है भैया, तो जो इलेक्ट्रॉन मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है वो उसको कैसे दिखाई दे रहा है। तो अगर मैं +½ लिख रहा हूँ तो भी सही है, और वो बोलता नहीं -½ है, तो वो भी कहाँ गलत है बताओ। गलत है क्या वो? नहीं है तो वही इलेक्ट्रॉन ना, वही मोटरसाइकिल है ना। उसी मोटरसाइकिल को मैंने बताया फलाने हाईवे की, फलानी लेन की, फलानी रेप की, फलानी डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी तो वही बता रहा है। अरे बोलो, अब दोनों ने देखा अपोजिट डायरेक्शन से, तो ना उसमें मेरी गलती थी ना उसमें उसकी गलती थी। उसने जो पाया उसने वो बताया, मैंने जो पाया मैंने बताया। पड़ोसी बोल रहा है कि तुम गलत हो, गलत तो दोनों में से कोई भी नहीं है, दोनों ही अपनी जगह पर क्या है, सही है। कहो तो इसका मतलब +½ भी हो सकता है, -½ भी हो सकता है। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्लॉकवाइज के लिए +½ लिखो, एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ और क्लॉकवाइज के लिए -½ तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या, अंडरस्टूड। ठीक, तो स्पिन क्वांटम नंबर केवल 2 तरह का होता है, +½ और -½ ये लिख लीजिएगा, लिख लिया ये। ठीक, तो किसके लिए क्या है, ये कहानी समझ में आ गई भैया? अरे आ गई? चलो एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट। विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट।
सब ऑर्बिट्स कितने आ रहे हैं, बोलो। उसके बाद में अगली चीज़ क्या, अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, n स्क्वायर। कितने होंगे, लिख लो। nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर। nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth ऑर्बिट आर n स्क्वायर। कैसे, देखो आप जरा, यहां इधर देखो कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, जैसे यहां पर गौर करो। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आए, एक ही ऑर्बिटल आया s। फर्स्ट ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आए, एक आया। सेकंड में ऑर्बिटल्स कितने आ रहे हैं, ऑर्बिटल्स कैसे, चार आए, एक ये और तीन ये, कितने आए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चार आए कि नहीं आए, ये क्या, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चार आए कि नहीं आए, कैसे आए चार, एक इधर तीन इधर चार, इधर कितने आए, एक तीन, बोलो, इधर कितने आए, कितने आए, कितने, 16 मतलब क्या, चार स्क्वायर। ये क्या है, ये कितना है, बोलो, है या नहीं है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, n स्क्वायर आ रहे हैं, बोलो आ रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही आया, सेकंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में, अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कैसे, इसमें क्योंकि एक ये और तीन ये, चार हुए कि नहीं हुए, एक तीन चार और पाँच, जो कि तीन का स्क्वायर है। अरे बोलो ना यार, किसका स्क्वायर है ये, तीन का स्क्वायर है? इधर एक तीन चार पाँच नौ और सात 16, 16 जो कि चार का स्क्वायर है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, आप इसको यूँ ही समझो। अच्छा यहीं से समझ लो, nth ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आए, nth ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स आए, अब यहीं से समझो तुम, nth ऑर्बिट में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आए, और हर ऑर्बिटल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो n स्क्वायर ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2n स्क्वायर। ईच ऑर्बिट इज कंसिस्टिंग ऑफ हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, n स्क्वायर ऑर्बिटल, एंड ईच ऑर्बिटल कैन accommodate मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैन बी accommodated इन एनी ऑर्बिट। जवाब नहीं पता होता टीचर्स को, इसका उल्टा चलना पड़ता है। चलिए यहाँ केमिस्ट्री का मैथमेटिक्स लग गया, समझे, लिख लो वहाँ एक टेबल में कॉलम और जोड़ लो, या एक टेबल और जोड़ लेना भैया, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन nth ऑर्बिट कितने होंगे, n स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वरना यूं समझे अपन, s में 2 p में 6 टोटल 8 हो गए, s में 2 p में 6 10 में 8 18 हो गए, 2 6 8 10 18 ये 32 हो गए। ये 2n स्क्वायर से आ रहा है कि नहीं आ रहे हैं भैया, ऐसा भी रिवर्स चलना पड़ रहा है। पहले ऑर्बिटल में निकाले, फिर सब ऑर्बिट में निकाले, पहले तुमने ऑर्बिटल में निकाले, फिर सब ऑर्बिट में निकाले, फिर जाके उसके बाद तुमने ऑर्बिट में निकाले, ठीक। जैसे देखो अभी मैंने वनस ऑर्बिटल के बारे में बात करी थी,
अभी मैं बात करता हूँ कौन से ऑर्बिटल के बारे में, 2s ऑर्बिटल। अभी 2s ऑर्बिटल के बारे में बात करूँ तो रेडियल नोड्स कितने होंगे? रेडियल नोड्स की संख्या क्या है? n माइनस l माइनस 1 है। n कितना? अरे बोलो ना यार, l कितना? कितने रेडियल नोड्स आए? और एंगुलर नोड्स चूंकि s is equal 0, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आए? 1 + 0 यानी कितने आए? मतलब इस केस में कितने होंगे? 2s में कितने होंगे? 1 होगा। बोलो होगा? तो वो 1 कैसा होगा जरा समझना। 1 कैसा होगा? 1 कैसा होगा? ये रहा 1s, ये कौन सा है? और उसके चारों ओर ये कौन सा है? 2s। ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये 2s ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकल है और बीच में 1s था। तो आप देखो 1s और 2s के बीच में ये एक क्या कौन सा नोड आ रहा है? ये एक स्फेरिकल नोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्फेरिकल जिसे दूसरी भाषा में क्या बोलते हो? एंगुलर रेडियल नोड। बोलो, नहीं आ समझ में? भाई 1s की शेप स्फेरिकल थी, 2s ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं? एक आ रहा है ना? एक नोड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो कहाँ है? वो 1s और 2s के बीच में। समझ गए? ये 2s के लिए मैंने करा, 3s के लिए आप करो। 3s के लिए किया? बोलो। थ्री एस ऑर्बिटल बताओ, 3s में रेडियल नोड्स कितने होंगे? n l कितने आए? अच्छा, एंगुलर नोड्स कितने आए? टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ गए? 2 आ गए। 2 आए? कौन से 2 आएंगे वो? जरा अपन समझो उस बात को। तो वो 2 कौन से आ रहे हैं? पहला तुम्हारे पास में कौन सा ये 1s। अरे बोलो ना यार। 1s के बाद फिर ये कौन सा? ये 2s। अरे बोलो, ये 2s हो गया। और ये कौन सा? तो एक नोड तो यहाँ आ रहा है, एक नोड यहाँ आया और एक नोड यहाँ आया। टोटल कितने नोड्स आ गए? 2 नोड्स आ गए। ਇੱਥੇ एक हैगा तो ਇੱਥੇ एक हैगा, कितने होगा टोटल भाई? 2 नोड्स आए। बोलो। नहीं आ समझ में? ठीक। तो एक नोड वहाँ आ रहा है, एक नोड यहाँ आ रहा है। टोटल कितने नोड्स आ रहे हैं? 2 नोड्स आ रहे हैं। अंडरस्टूड? एक 1s 2s के बीच और एक 2s 3s के बीच। कर लिया? चलो ऐसे ns ऑर्बिटल में निकालो। ns ऑर्बिटल में क्या हो गया? पहले ये करो। अरे करो भैया कृष्णम, इतना क्या खुश हो रहे हो तुम? क्या सुन लिया तुमने? है कितना है रेडियल नोड्स? रेडियल नोड्स निकालोगे n माइनस l माइनस 1। समझ सकते हो कौन कौन से होंगे? एक 1s 2s के बीच, 2s 3s के बीच, 3s 4s के बीच,
ऐसे करते जाओगे, और एक n-1s और ns के बीच, बोलो ऐसे n-1 नोड्स आएंगे ये वाले। यहाँ हम इन्फिनिटी वाले नोड को क्या करते, काउंट नहीं करते। और एंगुलर नोड्स कितने होंगे, 0। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, n-1। आई रिपीट, यहाँ हमने इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट, अगर इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट करेंगे ना तो फिर फार्मूला n-l-1 नहीं होता, फिर फार्मूला क्या होता है मालूम है, n-l होता है। एक नोड बढ़ जाएगा। यहाँ हमने इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट नहीं करा, अगर उसको काउंट किया जाए तो एक नोड और बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी फिर ऐसे ही करोगे, यहाँ n-l लिखोगे और ये l, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आएंगे, कब, जब इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट करेंगे। तो नहीं काउंट किया तो समझ गए, ये लिख लेना यहाँ पर, कर लिया। तो ns ऑर्बिटल में कितने नोड्स आएंगे, ये इसमें इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट। चलो अभी मैं बात करता हूँ, अभी मैंने s के बारे में बात कर ली, अभी 2p ऑर्बिटल के बारे में बात करो। तो 2p ऑर्बिटल में क्या हुआ, जो 2p ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने, बोलो कितना, फार्मूला n की वैल्यू 2 है, बोलो l की वैल्यू, रेडियल नोड्स कितना है, 0, बोलो, और एंगुलर नोड्स 1 आया। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आ रहे हैं, इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट नहीं किया, एक नोड आ रहा है, वो एक नोड कहाँ आएगा मालूम, ये रहा 2p ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है ये, 2p ऑर्बिटल। इस 2p ऑर्बिटल में नोड कहाँ है, ये रहा। इस 2p ऑर्बिटल में नोड कहाँ है, ये वाला, समझ गए, करिए। तो ये 2p ऑर्बिटल देखा अपन ने। अभी बात करता हूँ मैं 3p ऑर्बिटल के बारे में। चलो 3p ऑर्बिटल, तो 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स कितने होंगे, 3p ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स कितने, n-l-1, कितना, n क्या, l कितना, रेडियल नोड एक आ रहा है, एक आ रहा है, और एंगुलर नोड वो भी एक आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने आए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स आ गए 2। अरे आ गए, तो वो कौन सा है, ठीक है। गौर करना, ये बीच में जो येलो कलर से जिसको मैंने बनाया है वो कौन सा है, ये कौन सा है। अब इनके बीच में एक नोड कहाँ आया, ये एक नोड आया है और ये एक नोड आया है। कितने नोड्स आ रहे हैं, अगेन इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट नहीं किया। समझ में आई बात। ऐसे ही 4p के लिए बना सकते हो, फटाफट से बनाओ, हो गया। फोर पी ऑर्बिटल में क्या होगा, फोर पी ऑर्बिटल में नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने हैं बताओ जरा जल्दी से। ये 2 आ रहे हैं, एंगुलर नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, फिर से वही बोल रहा हूँ, इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट नहीं कर रहे। बोलो ठीक है। ये 2p हो गया, ये 2p हुआ,
ये 3p हुआ, ये 4p हुआ। बोलो 2p की कहानी कैसी बनेगी? ये 2p की कहानी है, सुनाई नहीं दिया मुझको। ये कौन सी है? ये 3p। और फिर फोर पे, ये कौन सा है? कहिए। तो 2p, एक नोड यहाँ बना, एक नोड यहाँ बना और एक नोड यहाँ बना। कितने नोड्स बन रहे हैं? 3 नोड्स बन रहे हैं। इन्फिनिटी वाले नोड को काउंट